स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। जमीन आज के युग में पैसा कमाने का एक आसान और बड़ा जरिया बनता जा रहा है। शायद यही वजह है कि भूमाफियाओं और दबंगों के लिए इससे बड़ा और कोई व्यापार नहीं। यूपी के अमरोहा और संभल में जमीन के लिए कत्ल भी हुआ और कब्जा भी। क्या हुआ? जमीन एक बार फिर किसी की जान की दुश्मन बन गई। यूपी के अमरोहा में जमीनी विवाद में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तो उधर संभल में एक परिवार को घर से निकालकर दबंगों ने घर पर कब्जा कर लिया। जमीन के लिए कहीं कत्ल तो कहीं कब्जा। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके के मिलक कचाई गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां श्री किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक चमन सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। चमन सिंह का अपने ही गांव के पूर्व प्रधान से इंटर कॉलेज की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से आए दिन दोनों पक्षों में झगड़ा होता रहता था। इसी विवाद को निपटाने के लिए कॉलेज प्रबंधक चमन सिंह जब विरोधी पूर्व प्रधान से बात करने गए तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। मृतक के भाई ने इस हत्याकांड का आरोप सहदेव सिंह, रामपाल सिंह, कलवा, अनुल कुमार समेत 7 लोगों पर लगाए हैं। परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सहदेव सिंह, रामपाल सिंह और कलवा और उनके पुत्र अनुज कुमार और रवि कुमार ने और भुवनेश्वर कुमार ने उनके पुत्र सिंह। इस मामले में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही डिडौली कोतवाल को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। दूसरा ग्रुप जो सहदेव सिंह है वहाँ कुछ अपना स्कूल के पीछे जमीन पर अपना निर्माण कार्य कर रहे थे। चमन सिंह में देखने पहुंचे, वाद विवाद हुआ और मृतक पक्ष का आरोप है कि इनकी ईंटों से पीट कर मार दिया गया है इनको। तो इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो 4 मुलजिमों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उधर संभल के नरोली गांव में दबंगों ने एक गरीब परिवार के घर में कब्जा कर घर से बेघर कर दिया। पीड़ित परिवार पिछले 3 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रहा है, पर उन्हें हर तरफ सिर्फ निराशा मिली। हालांकि संभल के एसपी अतुल सक्सेना नरोली पुलिस को इस मामले की जांच का आदेश दे चुके हैं, लेकिन नरोली पुलिस दबंगों का साथ दे रही है और मामले की जांच नहीं हो पा रही है। भाई के मकान में रह रहे हैं, इधर उधर फिर रहे 3 महीने से। हम बहुत पुलिस से परेशान है, पुलिस करवा रही है, हमारे मकान छिनवा रही है और पैसा पुलिस ने उनसे ले लिया। हमारी सरकारी भूमि है, हमारे बाप की दादागिरी नहीं है, हमारी सरकार ने दी 12 आदमियों को, तो हमारी छिनवा रही है बदमाशों से पुलिस। जब ये पूरा मामला जी संगम की जानकारी में आया तो एसडीएम संजय कुमार को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने नरोली पुलिस इंचार्ज को फोन कर मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए। यहाँ एक आदमी है सुलेमान, उसकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। सारे अभिलेख देखे गए हैं, जिसका भी जायज कब्जा होगा उसको कब्जा दिला दिया जाएगा और इसमें जो भी लोग दबंगई कर रहे होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ऐसे में अब देखना होगा कि दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या जमीन के लिए घर से बेघर हुए परिवार को इंसाफ मिल पाता है। अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ संभल से सुनील सिंह, जी मीडिया। रंजिश ही सही मेरा दिल ही दुखाने के लिए या फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। प्यार की ये आवाज एक दिल से दूसरे दिल तक तो पहुंची, लेकिन इसका अंजाम बेहद ही खौफनाक शक्ल में सामने आया। एक दोस्त को जब यह पता चला कि उसकी बहन के साथ उसका ही दोस्त प्यार में है, तो फिर रची गई एक खूनी साजिश। मोहब्बत एक बार फिर मौत का सबब बन गई। शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव कसरेवा में रहने वाला अजय कश्यप इस दुनिया में नहीं है। उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अजय का शव गांव के जंगलों में 3 दिन पहले बरामद किया गया था। शव पर चोटों के निशान थे। फावड़े से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस के लिए हत्यारों तक पहुंचना चुनौती थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और जो सच सामने निकल कर आया उसने सबको हैरान कर दिया। अजय कश्यप का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त राहुल निकला। पुलिस के मुताबिक अजय राहुल की बहन से प्यार करने लगा था।
और जब ये बात राहुल को पता चली तो उसने अपने दूसरे दोस्तों सोनू और दीपक के साथ मिलकर अजय की हत्या का प्लान बनाया और उसके मुताबिक अजय को पहले खेत में बुलाकर उसे शराब पिलाई गई और फिर उसके बाद लोहे की रॉड और फावड़े से वार कर उसका काम तमाम कर दिया गया। पुलिस ने रॉड और फावड़े को बरामद करने के साथ ही उन दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी राहुल अब तक फरार है। हमने करी जी, मेरे दोस्त राहुल ने करी जी। वो हमें दारू पिलाई उनने और घर से लेकर चल लैट्रिन पानी करने चल रहे। ये रोज इसकी हत्या करनी थी, उसे घर से बुला के लाया जी और उसके बाद तो हमने अटैक करा। वहाँ आके हम तो ट्वेल्व पे बैठे थे। अच्छा, हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का उसकी बहन से लग रहा था जी। किसकी बहन से लग रहा था? राहुल की बहन से। हाँ जी, इसलिए राहुल ने हत्या करी। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही राहुल को भी गिरफ्तार कर लेगी। 10 मई को थाना आदर्श मंडी अंतर्गत हत्या हुई थी। उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक व्यक्ति उसमें भी काम कर रहा है, उसके कुछ अवैध संबंधों के चलते ये प्रकरण प्रकाश में आया था, जो कि मजमून घर पाया था। तो बहुत से अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जो उसमें असलाहा प्रयोग किया गया था हत्या में बरामद कर लिया गया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी राहुल एक दोस्त के साथ एक भाई भी था और उसके दोस्त का उसकी बहन के साथ वो रिश्ता शायद उसे नामंजूर था। यही वजह है कि मोहब्बत के हिस्से में मौत आई और एक दोस्त कातिल बन बैठा। श्रवण शर्मा, शामली, जी मीडिया। शादियां अमूमन 2 परिवारों और 2 दिलों का मेल होती हैं, लेकिन कन्नौज और वाराणसी से सामने आए मामलों ने शादी के फेरे को फरेब का नाम दे दिया। नाबालिग विवाह का मामला और उस पर से लड़का लड़की की रजामंदी के बगैर। हैरानी इस बात की कि दोनों ही मामलों में यहां फेरों का फरेब एक सामाजिक दायरे में किया गया, लेकिन एक मामले में जहां 7 फेरों से पहले ही दूल्हा फरार हो गया, तो वहीं दूसरे एक मामले में नाबालिग दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। शादी का माहौल, जश्न में डूबे बाराती, कुछ ऐसा ही माहौल था कन्नौज के भवानीपुर मोहल्ले में, जब ठठिया गांव से गोविंद प्रसाद की बारात लेकर उसके परिजन पहुंचे। लेकिन शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी के लिए आया दूल्हा यानी गोविंद फेरे लेने से पहले ही बारात से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोविंद को ये बात पता चल गई थी कि दोनों पक्ष मिलकर उससे फरेब कर रहे हैं। 16 साल के गोविंद की 10 साल बड़ी लड़की से शादी कराए जाने की भनक गोविंद को लग गई। फिर क्या था, सब तरह से निराश दूल्हे ने मंडप से भागना ही बेहतर समझा और सीधा मदद के लिए जा पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। जब जबरदस्ती शादी हो रही थी, टाइम मिला तो हम भाग के आ गए। यहाँ पे 16:30 लगभग 26 से 28 नहीं देखा घर वालों के। दूल्हे के फरार होने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। काफी देर बाद दूल्हे की शिकायत प्रभारी डीएम तक पहुंची और फिर जाकर कहीं बारातियों को रिहा करवाया गया। कैसेट भी बनी, पूरी जयमाल भी पड़ी और सबरे काम हुए। और बाद में अभी जब डाल हुआ तब थोड़ा किसी ने भड़का दिया। जय बातचीत हुई क्या बात ठाड़े वैसा मैं चुप ही भाज गया। 4 रुपये गाड़ी मांग रहे हैं, हमने सब कुछ दे डाल, हमारे पास अब गुंजाइश नहीं 4 रुपये गाड़ी हम दें। फिलहाल प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस शादी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। दूसरी ओर वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में भी एक नाबालिग की शादी कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जब लोक समिति की ओर से यहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विवाह कार्यक्रम में 151 जोड़ों की शादी कराई गई। हैरानी की बात यह है कि इस विवाह कार्यक्रम में एक नाबालिग बच्ची की शादी करा दी गई, लेकिन पीड़ित लड़की ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है।
गए थे उतना लोग, मेरे पापा मेरे भाई कोई नहीं गए थे, फिर जाग गए। मेरे पापा एकदम नहीं, शादी से मतलब कोई नहीं गए थे। वहाँ और कौन कौन लोग थे शादी में? सब गए थे। कोई नेता था, कोई मंत्री था? हाँ सब ही लोग थे। कौन लोग थे जिनको तुम जानती हो? मंत्री। हाँ सुंदर पटेल की शादी में कराए थे ना। कौन करवाया था? सुंदर पटेल। कितने लोग की शादी कराए थे? 151 शादी हुआ थी। 151 शादी हुआ थी उसी में। मामला 10 मई का है, जब हर साल की तरह लोक समिति और लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री के जन्मदिन का मौका था। इस मामले में जब मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले से किनारा कर लिया। कि हम लोगों का एक ही काम है केवल कि दो जोड़े आपस में शादी कर लें, तो हम उनकी शादी कराते हैं, तय वो करते हैं और हम उनकी तय तिथि पे हम खाली अपना जो 10 मई है हम लोगों का केवल शादी कराने से मतलब दोनों पक्ष अगर राजी है तो हम दोनों पक्ष की मदद में शादी कराने के लिए हम और हमारी समिति के लोग तैयार हैं। कन्नौज और वाराणसी से सामने आए ये दोनों ही मामले बताने के लिए काफी हैं कि जहां हम विश्व शक्ति की कतार में खड़े हैं, वहीं हमारे समाज में नाबालिग विवाह की मान्यता खत्म नहीं हुई है। कन्नौज से नित्य मिश्रा के साथ अमित चंद्र दत्ता, जी मीडिया, वाराणसी। मथुरा पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल थाना हाईवे पुलिस को सूचना मिली थी कि बाग कॉलोनी के एक घर में कुछ लोग आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर 5 सटोरियों को सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस ने 9 मोबाइल, 1 रजिस्टर और करीब 15,000 रुपए बरामद किए। पड़ताल में जुटी पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। सरकार को दिए गए आपके पैसों से ही आपकी सुरक्षा होती है। हथियार, कारतूस सब उसी से खरीदे जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उसी पैसों से खरीदा गया कारतूस अगर आपके ही किसी अपने के सीने को छेद दे तो कैसा महसूस करेंगे आप? यकीनन ये बेहद खौफनाक है। लेकिन जो सच सामने आया है वो उससे भी ज्यादा डरावना है। यूपी पुलिस कारतूस घोटाला मामले में आशंका है कि वो कारतूस जरायम की दुनिया का हिस्सा बने। फिर सामने आया कारतूस घोटाले का जिन, फिर गायब हुए सरकारी कारतूस। आरमोरी के चोरों पर नकेल कब? यूपी पुलिस के चंद लोगों की करतूतों ने पूरे महकमे को बदनाम कर रखा है। मामला कारतूसों के घोटाले से जुड़ा है। जब शुक्रवार को एक बार फिर एसटीएफ लखनऊ के हत्थे चढ़े पुलिस लाइन के आर्मरर, सरकारी कारतूसों की अवैध बिक्री के आरोप में एक के बाद एक कुल 5 पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा गया। फिलहाल इस मामले में यूपी एसटीएफ गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों में से 2 को रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद कई और जगहों पर छापेमारी की तैयारी है। एसटीएफ के संज्ञान में लगभग 6 महीने पहले यह बात आई थी कि कुछ पुलिसकर्मी, वेरी फ्यू, हैंडफुल वुड बी देयर, ये एक सिंडिकेट के रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से कारतूसों को बेच रहे हैं और यह कारतूस क्रिमिनल्स को जा रहे हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे एसटीएफ ने काम शुरू किया था एंड व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि इस बात में कुछ सच्चाई थी। देयरफॉर इसमें हम लोगों ने अब तक पहले 3 अरेस्ट किए और बाद में फिर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, जिसमें टोटल आउट ऑफ 5 3 आर पुलिस में, बट इसमें और भी काम अभी चल रहा है। सहारनपुर, अलीगढ़, एटा, फतेहगढ़ और मुरादाबाद से गिरफ्तार सभी आरोपियों के बारे में एसटीएफ को काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जो पुलिस लाइन में कारतूसों की गिनती में हेरफेर कर उसे संगठित गिरोह के हाथ बेच रहे थे। इनकी टोटल कार्य पद्धति इस तरह होती है कि हर साल फायरिंग होती है। इस फायरिंग में यह कुछ फायरिंग अधिक दिखाते हैं, फायरिंग नहीं करते हैं, कुछ कारतूसों को बचा ले जाते हैं एंड जब डिस्पोजल के लिए खोखे, जो खाली खोखे होते हैं, वो जब जाते हैं तो उनसे इनको रिप्लेस कर लेते हैं। सो इट इज कनाइवेंस एट बोथ द लेवल्स, जहाँ ये कारतूस डिस्पोजल, खोखे डिस्पोजल होते हैं एंड जो आर्मोरर्स हैं उनकी मिली भगत से जो पुलिस लाइन से कारतूस निकलते हैं। लगभग 800-900 प्रतिबंधित बोर के कारतूस बरामद कर चुके हैं और भविष्य में भी इसमें और गिरफ्तारियां
और बरामदगी होने की पूरी संभावना है। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके भी हम जो है डीजीपी साहब को सबमिट कर रहे हैं, जिससे ये जो पुलिस वर्दी में रह करके लोग जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसटीएफ को शक है कि पकड़े गए सभी आरोपी इकट्ठा किए गए कारतूसों को आसपास के जनपदों में सक्रिय जरायम के गिरोह, दस्यु गिरोह और नक्सली संगठनों को बेचने का काम कर रहे हैं। वो जमीनी सूचना मिली कि कहीं पर कुछ कारतूसों का ट्रेड किया जा रहा है। इस पे हम लोगों को करीब 1-1.5 महीने का समय लगा। हम लोगों ने काफी जब सूचना एकत्रित कर ली तो हमने पाया कि पुलिस के कुछ कर्मी भी इसमें इन्वॉल्व होने की पूरी संभावना है। नहीं, वेपन्स का हमारे पास अभी नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, बट यस कारतूस के बारे में यह बहुत डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि यह किन किन गैंग्स को गई हैं और जो पूछताछ में निकल रही है। प्लस वी हैव एविडेंस ऑल्सो जो कन्वर्सेशंस में हमारे पास, नॉट अबाउट वेपन्स एज ऑफ नाउ। ताजा गिरफ्तारी के बाद जहां एसटीएफ ने सभी पुलिस अधिकारियों को शस्त्रागारों की जांच के लिए पत्र लिखा है, वहीं अभ्यास के दौरान कारतूसों की निगरानी की भी बात कही है। महानिदेशक महोदय ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है एंड इसमें बहुत कड़ाई से उसके अनुपालन के लिए कहा है, जिसमें डिस्पोजल के समय जहां जहां डिस्पोजल्स होती हैं कोके उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं इसके लिए दिया है। प्लस ही हैज सेंट एन एडवाइजरी प्लस वेरी क्लियर गाइडलाइंस अगेन कि फायरिंग के समय किन किन बातों का ध्यान किस स्तर पर रखा जाए। फिलहाल इस ताजा खुलासे के बाद एसटीएफ को उम्मीद है कि कई जनपदों में तैनात आर्मरर भी बेनकाब होंगे, जो सालों से कारतूसों की चोरी के खेल में शामिल हैं और पैसे की लालच में सरकारी कारतूसों को आपराधिक जगत में बेचने का गुनाह कर रहे हैं। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी में आरपुरी से कारतूसों के गायब होने का मामला इससे पहले भी कई जनपदों में सामने आ चुका है। साल 2004 से लेकर अब तक यूपी एसटीएफ ने इस बाबत कई गिरफ्तारियों को भी अंजाम दिया। अब तक कारतूस घोटाले में आर्मोरर की भूमिका हमेशा से सवालों में रही, जिसे लेकर पुलिस महकमे को शस्त्रागारों की विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए। बावजूद इसके सरकारी कारतूसों की चोरी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। यूपी में पुलिस वालों के अपने ही कारतूस चोरी कर नक्सलियों और कई संगठित गिरोहों तक पहुंचाने का मामला इससे पहले भी कई बार यूपी एसटीएफ ने उजागर किया है। यूपी एसटीएफ की तफ्तीश के मुताबिक यूपी पुलिस में ये खेल बीते 10 साल से चल रहा है, लेकिन अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाई। इससे पहले साल 2004 में मिर्जापुर के पीएसी शस्त्रागार में जब कारतूसों की गिनती हुई थी तो लगभग 1 लाख कारतूस गायब मिले थे, जिसे वहां के ही एक हेड कांस्टेबल ने गायब किया था। इस तरह साल 2008 में गोरखपुर, रामपुर, बस्ती और बलिया समेत कई जिलों की पुलिस लाइन में आर्मरी में जब कारतूसों का स्टॉक लिया गया तो वो गायब मिले। इस मामले में 9 आर्मरर पकड़े गए थे। गोरखपुर में तो एक आर्मरर राजेश सिंह का नाम सामने आया था, जिसने शस्त्रागार से कारतूस गायब कर नक्सलियों को बेचा था। और बाद में उस पर यह संदेह भी जाहिर किया गया कि जब उसके संपर्क बेंगलुरु के आर्म्स स्मगलर से हुए तो उसने भी यही कारतूस लिट्टे को सप्लाई किए थे। कारतूस घोटालों का खुलासा 19 अप्रैल 2010 को भी यूपी एसटीएफ ने किया था। एसटीएफ ने ज्वाला नगर क्रॉसिंग के पास घोटाले के मुख्य सूत्रधार रिटायर्ड दारोगा यशोदानंद, सीआरपीएफ जवान विनोद पासवान और विनेश कुमार को पकड़ा था। तीनों के पास से करीब 2.5 कुंटल खोखा कारतूस और 1.76 लाख रुपए मिले थे। एसटीएफ की ओर से ही सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने कई जनपदों में तैनात आर्मरर गिरफ्तार किए, लेकिन अफसोस कि शस्त्रागार में कारतूस के गायब होने और अभ्यास के दौरान कारतूसों की चोरी का खेल कभी खत्म नहीं हुआ। ताजा खुलासे के बाद एसटीएफ ने पुलिस महकमे से शस्त्रागारों की निगरानी की सलाह तो दी। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को चेतावनी से भी आगाह किया गया है। लेकिन सवाल यही कि क्या पैसे के लालच में अपने फर्ज से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्या सख्त हो पाएगा महकमा? अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ।